हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय छालिया। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पिनल कोड 1860 में जनरल एक्सप्लेनेशन। जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है साधारण स्पष्टीकरण। ठीक है, तो जनरल एक्सप्लेनेशन को अगर आप बाकी और भी कानूनों में देखेंगे, बाकी और सारे कोड में, एक्ट में देखेंगे, तो ये आपको डेफिनेशन क्लॉज के नाम से भी मिल जाता है या इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से भी मिल जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है। जनरल एक्सप्लेनेशन का मतलब यहाँ पर होता है साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण। और जनरल एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो ये चैप्टर 2 में दिया गया है और इसके प्रोविजन आप देखेंगे तो सेक्शन 6 से लेके 52A तक के प्रोविजन आपके दिए गए हैं। तो ये बात होगी जनरल एक्सप्लेनेशन की। अब जनरल एक्सप्लेनेशन की अगर हम लोग स्टडी यहाँ पर करें तो ये कुछ दो पार्ट में यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले देखेंगे तो चैप्टर 2 आपका जो है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे तो डेफिनेशन क्लॉज आता है जिसमें कुछ डेफिनेशन दी गई है आपको, जो दी गई है आपको 6 से लेके 33 तक, और दूसरा पार्ट मिलेगा 39 से लेके 52A तक। ठीक है, और सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो ज्वाइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से लेके कुछ प्रिंसिपल ले डाउन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो कहाँ तक होता है 34 से लेके 38 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके से यहाँ पर मिल जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम। तो जनरल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो हमने क्या किया कि कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड किया। तो जनरल एक्सप्लेनेशन को हमने क्या किया, साधारण स्पष्टीकरण वाले चैप्टर को, चैप्टर 2 को 6 से लेके 52A तक के जो प्रोविजन दिए गए उनको कुछ इस तरीके से डिवाइड किया। सबसे पहले डेफिनेशन क्लॉज, और दूसरा हमने क्या किया कि ज्वाइंट लायबिलिटी बताने वाले या ज्वाइंट लायबिलिटी स्टैब्लिश करने वाले या कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी स्टैब्लिश करने वाले प्रिंसिपल। राइट? तो देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज को भी दो पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक प्रोविजन मिलेगा सेक्शन 6 से लेके 33 तक का, और दूसरा पार्ट मिलेगा आपको सेक्शन 39 से लेके 52A तक का। क्लियर? तो डेफिनेशन क्लॉज को हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे, पहले 6 से लेके 33 तक, दूसरा देखेंगे 39 से लेके 52A तक। और इसके बाद एक नया हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, नया लेक्चर इसके ऊपर बनाएंगे जो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो होगा आपका सेक्शन 34 से लेके 38 तक का, जो कुछ प्रिंसिपल ले डाउन करते हैं, जो कुछ नियम और सिद्धांत यहाँ पर आपको बताते हैं। क्लियर? चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जनरल एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में जो वर्ड दिए गए, डेफिनेशन कुछ दो तरीके से यहाँ पर मिल जाएगी आपको। एक डेफिनेशन का मिलेगा मीनिंग आपको, दूसरा मिलेगा डेफिनेशन मीन्स इंक्लूड्स आपको। मीनिंग का मतलब है कि इससे अभिप्रेत है, मीनिंग का मतलब होता है इससे अभिप्रेत है, और इंक्लूड्स का मतलब होता है कि इसमें शामिल होता है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ डेफिनेशन वर्ड जो आपको मिलेंगे उनके कुछ मायने मिलेंगे आपको मीनिंग वाले फॉर्म में, और कुछ उनकी डेफिनेशन मिलेंगे आपको इंक्लूड्स वाली में। मीनिंग का मतलब होता है कि जो डेफिनेशन डिनोट करता है उसका एग्जैक्टली मीनिंग बताता है, लेकिन कुछ वर्ड आपको ऐसे भी मिलेंगे जो मीनिंग नहीं बताते लेकिन इंक्लूड्स बताते हैं। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर वर्ड में और कितनी चीजों को शामिल किया गया है। क्लियर बात? तो डेफिनेशन क्लॉज में हम इस तरीके के आपको अलग अलग तरीके से मीनिंग बताने वाले हैं, अलग अलग तरीके से मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ, और वन बाय वन हम इसको क्या करते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो सेक्शन 6 से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन 6 आपसे कहता है कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद एक चैप्टर मिलेगा आपको, चैप्टर 4, जो जनरल एक्सेप्शन की बात करता है, और जिसका मतलब होता है कि पूरे आईपीसी में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो जनरल एक्सेप्शन या साधारण अपवाद के तहत समझे जाएंगे। क्लियर बात? तो उन्होंने कहा कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस की जो डेफिनेशन होगी इस पूरे एक्ट में, इस पूरे कोड में, थ्रू आउट दिस कोड, ठीक है, इस पूरे कोड में, इस पूरी संहिता में, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन और एवरी सच डेफिनेशन, सब चीजें उन्होंने क्लियर कर दी कि कोई भी यहाँ पर पूरे कोड में क्या हो सकती है, कोई डेफिनेशन हो सकती है, कोई पीनल प्रोविजन हो सकता है जिसमें पनिशमेंट वाला पार्ट होता है, एवरी इलस्ट्रेशन, कोई भी यहाँ पर दृष्टांत हो सकता है, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना, एंड एवरी सच डेफिनेशन और पीनल प्रोविजन shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled general exception। ठीक है, साधारण अपवाद। So these exceptions are not repeated in such definition, penal provision, illustration। इसका मतलब है कि जो चैप्टर 4 है आपका, जो जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको बताता है, जनरल एक्सेप्शन के बारे में, साधारण अपवाद के बारे में आपको बताता है। तो ये जितनी भी डेफिनेशन आपको दी जाएंगी, जितने भी पिनल प्रोविजन आपको इस एक्ट में दिए जाएंगे, सबकी जो स्टडी होगी, इनकी जो मीनिंग होगी, वो जनरल एक्सेप्शन के प्रोविजन के साथ पढ़ा जाएगा उसे। क्लियर?
चलिए, मतलब इसके लिए कोई अलग से प्रोविजन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार चैप्टर 4 में सारे के सारे जनरल एक्सेप्शन बता दिए, उसका मतलब है कि सारे के सारे जनरल एक्सेप्शन थ्रू आउट दिस कोड इस पूरी संहिता पर लागू माने जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये था हमारे पास सेक्शन 6। अब हम बात करेंगे सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 को देखेंगे, सेंस की बात यहाँ पर की जा रही है। सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation। इसका मतलब है कि डेफिनेशन क्लॉज में जो एक वर्ड की डेफिनेशन बता दी जाएगी, उसका इंक्लूड बता दिया जाएगा, उसका मतलब होगा कि उसी सेंस में उस वर्ड को पूरे एक्ट में पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 7 बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज के वैलिडिटी को बताता है, डेफिनेशन क्लॉज के एसेंस को बताता है। ठीक है, तो सेक्शन 7 जो है वो इस पूरे चैप्टर का एसेंस माना गया है, और इसमें कहा गया है कि एक बार किसी भी वर्ड की डेफिनेशन जो यहाँ पर बता दी जाएगी, उसका मतलब वही समझा जाएगा जो पूरे एक्ट में दिया गया है। क्लियर, चलिए ध्यान रखना इसका। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहली डेफिनेशन मिलेगी आपको जेंडर का मतलब होता है लिंग, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो द प्रोनाउंस ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कि जेंडर वर्ड जो डिफाइन कर दिया गया, जेंडर में सब जगह आपको ही मिलेगा। वैसे जेंडर में देखेंगे ही और शी 2 वर्ड होते हैं, लेकिन पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे आईपीसी में तो यहाँ पर शी नहीं मिलेगा, ही मिलेगा। इसका मतलब है कि चाहे वो मेल के लिए इस्तेमाल किया गया हो या फीमेल के लिए इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, वहां पर कौन सा वर्ड मिलेगा आपको, ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखेंगे। इसके बाद नंबर्स की बात की गई। नंबर मतलब होती है वचन, है ना, वचन। तो एक वचन और बहुवचन की यहाँ पर बात की जाती है, सिंगुलर और प्लूरल की बात यहाँ पर की जाती है। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जब तक कि स्पेशली यहाँ पर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड ना किया गया हो वर्ड इंपोर्टिंग टू द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर। तो जब तक कि क्लियर नहीं किया गया हो तो सिंगुलर वर्ड के अंदर प्लूरल वर्ड भी आते हैं, और वर्ड इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ प्लूरल नंबर भी समझे जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई कार्य किया गया है, तो हो सकता है कि एक्ट किसी सिंगल पर्सन के द्वारा किया गया है, या हो सकता है कि एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन जहां पर एक्सप्रेसली लिखा गया है कि जब व्हेन 5 और मोर देन 5 पर्सन या व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन, तो उसका मतलब है कि सिंगुलर अलग माना जाएगा और प्लूरल अलग माना जाएगा। तो ये बात होगी यहाँ पर वचन की। क्लियर, तो ये 9 में वचन हो गया आपका। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 10 में हमको एक डेफिनेशन मिलेगी मैन और वीमेन की। क्योंकि आईपीसी में आपको पता है कि जो ऑफेंस होते हैं वो किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किए जाते हैं। तो द वर्ड मैन डिनोट अ मेल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये जो मैन वर्ड है ये मेल ह्यूमन बीइंग के लिए डिनोट किया जाता है, उसके लिए बताया गया है। ठीक है, एनी एज, किसी भी एज के, मतलब यहाँ पर ना तो कोई बच्चा होगा ना कोई बड़ा होगा। अगर मैन लिखा हुआ है तो वो किसी भी एज का पर्सन यहाँ पर हो सकता है। और विमेन की बात की जाती है तो विमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी आयु की महिला, किसी भी आयु की स्त्री के लिए यहाँ पर विमेन बताया जाएगा। तो यहाँ पर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। क्लियर बात, चलिए तो देखेंगे मैन के बारे में मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है, एंड विमेन के बारे में देखेंगे तो फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन 11 की बात करें तो सेक्शन 11 में पर्सन के बारे में बता दिया गया, व्यक्तियों के बारे में बता दिया कि व्यक्ति क्या होंगे, पर्सन क्या होंगे। ठीक है, तो द वर्ड पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि जब भी कोई ऑफेंस होता है, ठीक है, तो ऑफेंस में 2 पार्टीज होती हैं। ठीक, एक कौन होता है, आपका अक्यूज्ड होता है, जिसको हम लोग अभियुक्त कहते हैं, और दूसरा पर्सन जो होता है वो विक्टिम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विक्टिम को हम कहते हैं पीड़ित पक्षकार। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो अक्यूज्ड पर्सन होता है वो यहाँ पर कौन होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, और विक्टिम भी पर्सन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विक्टिम में कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई जीव जंतु भी यहाँ पर हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि पर्सन को यहाँ पर डिफाइन किया गया, तो पर्सन के बारे में देखेंगे। पर्सन की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूड के फॉर्म में दी गई है। आपको कैसे दी गई है, इंक्लूड के फॉर्म में दी गई है। मतलब इसका होता है कि इसमें शामिल है, पर्सन को डिफाइन नहीं किया गया है।
क्योंकि पर्सन तो कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, मेल और फीमेल हो सकता है, वो बात क्लियर हो गई। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि किसी भी पर्सन के ऊपर जो क्रिमिनल लायबिलिटी आप लगाओगे उनमें ये लोग भी शामिल हो सकते हैं। मतलब कोई यहाँ पर कंपनी भी ऑफेंस कर सकती है, कोई एसोसिएशन भी ऑफेंस कर सकता है, कोई बॉडी ऑफ पर्सन भी ऑफेंस कर सकते हैं। क्लियर बात, चाहे वो कॉर्पोरेटेड हो या ना हो। क्लियर, तो कहने का मतलब यहाँ पर कि कुछ इस तरीके से चीजें आपकी हो सकती हैं। तो पर्सन में देखेंगे, पर्सन में इंक्लूड किया गया है, किसको इंक्लूड किया गया है, पर्सन में इंक्लूड किया गया कंपनी को, मतलब कंपनी भी ऑफेंस कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश की जा सकती है, एसोसिएशन भी है कोई यहाँ पर ऑफेंस कर सकता है, इसके ऊपर भी क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश की जा सकती है। और बॉडी ऑफ पर्सन की हम लोग बात करते हैं तो व्यक्तियों का निकाय भी यहाँ पर क्या कर सकता है, ऑफेंस कर सकता है, इसके ऊपर हम लोग क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात आते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 को देखेंगे, पब्लिक की बात करता है। पब्लिक का मतलब होता है लोग। अक्सर इसको इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जाता है कि आईपीसी में भीड़ को कहाँ डिफाइन किया गया है या मॉब को कहाँ डिफाइन किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉब मीन्स भीड़, ठीक है। तो सेक्शन 12 जो पब्लिक की बात करता है यही किसके बारे में बताता है, आपको भीड़ के बारे में बताता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आईपीसी में से बहुत सारे ऑफेंस आपको मिल जाएंगे जो ऑफेंस कौन होता है, भीड़ के द्वारा किए जाते हैं, मॉब के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो मॉब को समझना यहाँ पर जरूरी होता है। तो पब्लिक के बारे में मैंने आपको बताया कि एनी क्लास ऑफ पब्लिक, ठीक है, कोई भी क्लास हो सकती है। पब्लिक के लिए क्या हो सकती है, कोई भी क्लास हो सकती है। तो पब्लिक को डिफाइन करना है तो एनी क्लास हो सकता है, कोई भी वर्ग। क्लास का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर एनी कम्युनिटी की बात की गई, कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। ठीक है, तो क्लास के बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 14 जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो आर्टिकल 14 के हिसाब से आप किसी भी ग्रुप को किसी भी क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पर वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लास भी क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, और कोई कम्युनिटी भी हो सकती है, कोई समुदाय के लोग भी जहाँ पर इकट्ठे होते हैं वो भी किस में आता है, पब्लिक में आ सकता है, मॉब में आता है, भीड़ में आ जाता है। क्लियर, तो ये सेक्शन 12 क्या करता है, पब्लिक को डिफाइन करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 14, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवक। ठीक है, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट जो बात करता है, सरकार का सेवक जो आपसे बात करता है कि सरकार का सेवक क्या होता है। तो सरकार के सेवक के बारे में बता दिया जाए कि वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड। ठीक है, दो चीजें बता देंगे, डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे, एक तो 1947, इसके पहले की स्टेज देखेंगे, बिफोर और आफ्टर। तो यहां पर देखेंगे कि 1947 के पहले भारत में कोई एक अलग गवर्नमेंट थी जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहते थे, लेकिन वहां पर किसकी थी, वो ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेजों का रूल था। ठीक है, तो उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी, अंग्रेजों की थी। लेकिन 1947 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुई वो किसकी हुई, इंडियंस की हुई, भारतीयों की हुई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब भी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब भी है। ठीक है, तो बहुत सारी इस चीजों में आप देखेंगे यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है जिसका अपॉइंटमेंट किसने किया हो, सरकार ने किया हो। जरूरी नहीं कि वो 1947 के पहले किया गया हो या 1947 के बाद किया गया। तो सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट करना। तो अपॉइंटमेंट कोई गवर्नमेंट करती है, चाहे वो 1947 के पहले किया गया हो या 1947 के बाद किया गया हो। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंटिन्यूड, इसका मतलब है कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग रहे हों जिनका अपॉइंटमेंट 1947 के पहले हुआ हो, लेकिन उनको 1947 देश आजाद होने के बाद भी कंटिन्यूड किया गया, उनको जो है निरंतर यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो ऐसे लोग जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, या उनके द्वारा कंटिन्यू किए गए हैं, ये सब किस में आते हैं, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब समझ लेना यहाँ पर कि गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, बिफोर 1947 हो सकती है, 1947 के पहले की हो सकती है क्योंकि इस समय हमारा देश आजाद हुआ था, और 1947 के बाद की भी गवर्नमेंट आपकी हो सकती है। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आपको मिलेगी गवर्नमेंट की, सरकार की। सरकार क्या होती है, तो सरकार के बारे में मैं आपको बता दूं कि सरकार सबसे आसान है कि इंडिया की अगर हम बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो यहाँ पर दो तरीके की गवर्नमेंट को बता दिया गया है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार, और दूसरा होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे करके देखेंगे तो हमारे पास 29 स्टेट गवर्नमेंट है, और आपके पास यहाँ पर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, एक केंद्र सरकार होती है और जितने स्टेट होते हैं उनकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो इसको कहा जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट।
ठीक है। कई हमारे यहाँ पर ऐसे मामले होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको रन करती है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन होता है तो वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है, समुचित सरकार जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इंडिया की डेफिनेशन भी यहाँ पर बता दी गई, भारत की डेफिनेशन भी बता दी गई है। अब इंडिया की डेफिनेशन को देखेंगे तो पहले इंडिया की हम बात करें तो इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका मतलब होता है भारत का राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र को अगर आप देखोगे तो आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होती है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप देखेंगे वहां पर वो बता देगा आपको कि भाई जितने भी स्टेट की टेरिटरी होती है वो इसमें आती है, जितनी यूनियन टेरिटरी होती है वो भी इसमें आती है, और ऐसी टेरिटरी भी की जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक्वायर करती है, उनको अधिग्रहित करती है ना। तो ये आपको आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में मिल जाएगा टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके पहले देखेंगे अभी 2019 में एक सरकार द्वारा एक कानून पास किया गया, क्या, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन बिल, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ठीक है। इसके द्वारा पहले ये होता था जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन इसके बाद जो आर्टिकल 370 को हमने खत्म कर दिया, ठीक है, और ये नया कानून बना दिया, तो जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया है। तो अब ये भारत में जितने भी कानून होंगे, चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे एविडेंस हो, ये सारे के सारे क्या होंगे, द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया पर लागू होंगे, भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होंगे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्लियर, तो इस चीज का जरा ध्यान रखना। चलिए अब डेफिनेशन मिलेगी जज कौन होता है। देखिए जज के बारे में आप लोग जानते हैं, जज क्या कहलाता है, न्यायाधीश कहलाता है। जज क्या कहलाता है, न्यायाधीश कहलाता है, ठीक है, मतलब जो क्या करता है, जुडिशियल एक्ट करता है। तो जज की डेफिनेशन को देखोगे तो दो तरीके से डेफिनेशन मिलेगी, जज डिनोट और जज इंक्लूड। मतलब जज का मतलब क्या होता है, जज से अभिप्रेत कौन है, डिनोट का मतलब होता है अभिप्रेत, यह जज से क्या तात्पर्य है, और इंक्लूड का मतलब कि जज में किस किस को शामिल किया जाता है। दो तरीके के आपको जज की डेफिनेशन यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 19 में, सेक्शन 19 जज को डिफाइन करता है, न्यायाधीश को बताता है कि द वर्ड जज डिनोट, है ना, जज से तात्पर्य क्या है, जज में किस किस को शामिल किया गया। तो उन्होंने कहा कि नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज। आपने देखा होगा कि दो तरीके से जज होते हैं। सबसे पहली बात तो जिनको जज के रूप में यहाँ पर क्या किया जाता है, पदाभिहित किया जाता है, डेजिग्नेटेड किया जाता है, जिनको जज के रूप में जाना जाता है, जिनकी नियुक्ति सरकार ने की हुई है, तो वो जज कहलाते हैं। लेकिन उनके साथ साथ और भी लोगों को जज बना गया है, कौन कौन से, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नॉट ओनली, ठीक है, बट ऑल्सो एवरी पर्सन, ऐसे सारे व्यक्ति भी क्या कहलाएंगे, जज कहलाएंगे। कौन कौन जज कहलाएंगे, तो हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल, और ठीक है, डेफिनेटिव जजमेंट। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई पर्सन जो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसमें अगर जजमेंट देने के लिए एम्पावर्ड है, निर्णय सुनाने के लिए कैसा है, सक्षम है, तो वो क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, और अ जजमेंट विच इज नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी, है ना, डेफिनेटिव। इसका मतलब यहाँ पर है कि ऐसा भी कोई जज हो सकता है कि जिसने अगर कोई जजमेंट दिया हो और उसकी अपील ना हो, है ना, विच इज नॉट अपील, उसकी अपील ना होती हो, तो वो भी, और अपील ना होने पर वो कैसा हो जाए, अंतिम हो जाए, लास्ट हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनकी अपील नहीं होती है, तो ऐसे मामले में जो फर्स्ट कोर्ट होता है, ऐसे मामले में जो ट्रायल कोर्ट होता है, जो जजमेंट देता है, वही क्या कहलाएगा आपका, वो जज, जिसने भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वो जजमेंट दिया है, वो क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखेंगे, और अ जजमेंट विच इज कंफर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डिफेक्टिव। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें आपको क्या कराना पड़ता है, कंफर्म कराना पड़ता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं अगर कोर्ट ऑफ सेशन की बात करूं, तो कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है यहाँ पर डेथ सेंटेंस देने के, लेकिन ये डेथ सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, कब तक, जब तक कि सेक्शन 366 ऑफ सीआरपीसी ये क्या ना करवा लिया जाए, हाई कोर्ट से कंफर्म ना करवा लिया, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करेगा, इस डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो और अ जजमेंट विच इज कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, ठीक है, और किसी अदर अथॉरिटी से कंफर्म होने पर वो हो जाए आपके, तो ऐसे लोग भी क्या कहलाएंगे, जज कहलाएंगे। क्लियर इसमें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
कि who is one of body of person which body of person is empowered by law to give such a judgment। ठीक है, इसको हम लोग बेंच कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठते हैं, जब एक से ज़्यादा जजेस बेंच पे बैठते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा पहले आपने देखा होगा तो पहले ज्यूरी सिस्टम चला करता था। ठीक है, तो ज्यूरी सिस्टम के लोग भी किस में आते हैं, जज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और लास्ट आता है आपका who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, है ना, a definitive judgment or a judgment which is not appealed against would be definitive or a judgment which is confirmed by some other authorities would be definitive। ठीक है, तो ये इसी कैटेगरी में आ जाएगा कि ऐसे पर्सन बता दिए गए हैं कि जिनकी लीगल प्रोसीडिंग में है ना कैसे होते हैं, फाइनल जजमेंट होते हैं, या जिनकी अपील ना होने पर वो फाइनल हो जाते हैं, या जिनका इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए कंफर्मेशन की जरूरत है, तो ऐसे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके जज कहलाते हैं। क्लियर बात। अब ये तो बात हो गई कि जज डिनोट। अब दूसरी कैटेगरी देखेंगे कि जज इंक्लूड। तो इसमें कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए जिनमें बता दिया गया कि कौन कौन जज माने जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कलेक्टर को जज माना गया। देखेंगे कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859, है ना, एज ए जजमेंट। ठीक है, तो 1859 का एक एक्ट है, इसमें अगर कलेक्टर जो है अपने पावर को एक्सरसाइज करता है, अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करता है, तो वो जज कहलाता है। ठीक है, तो कलेक्टर को भी जज माना गया है इसमें। सेकेंड इलस्ट्रेशन आप देखेंगे कि मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge। तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई मजिस्ट्रेट है जिसको ऐसे पावर है क्या करने के, फाइन इम्पोज करने के और इम्प्रिजनमेंट देने की, सजा देने के पावर यहाँ पर है। ठीक है, और विद और विदाउट अपील, चाहे उसकी अपील हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ऐसे पर्सन को भी क्या माना गया है, जज माना गया है, न्यायाधीश माना गया है। थर्ड वाले में देखेंगे, सी वाले क्लॉज में देखेंगे कि अ मेंबर ऑफ अ पंचायत, पंचायत मेंबर को भी यहाँ पर क्या माना गया, जज माना गया, विच हैज पावर अंडर रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन बता देगा 1816 का ऑफ द मद्रास कोड। एक कोई मद्रास कोड, एक कानून है इनके पास, मद्रास कोड 1860 का। उसमें जो पंचायत का मेंबर होता है, ठीक है, टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट इज अ जज, जिसमें उसको वाद का ट्राई करने का, विचारण करने का, उसको निर्धारित करने के जो पावर होते हैं, तो ऐसे पर्सन को मतलब पंचायत मेंबर को भी क्या माना गया, यहाँ पर जज की श्रेणी में शामिल किया गया है, जज की श्रेणी में शामिल यहाँ पर किया गया है, तो ये ध्यान रखना। और सबसे लास्ट वाला जो क्लॉज आता है, डी वाला क्लॉज जो आप कहलाता है, डी वाला क्लॉज कहता है कि अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge। इन्होंने कहा है कि यदि कुछ ऐसे मजिस्ट्रेट हैं जिनको केवल कमिटल प्रोसीडिंग के पावर है, मतलब दूसरे कोर्ट को मामला ट्रांसफर करने की पावर है, और उनको ट्रायल करने का पावर नहीं, कमिट फॉर अ ट्रायल, उसकी ट्रायल को कमिट करने का पावर है, मतलब दूसरे कोर्ट के पास ट्रायल करने का पावर है। ठीक है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट को यहाँ पर जज नहीं माना गया, इज नॉट अ जज, ऐसे लोगों को यहाँ पर जज नहीं माना गया है। क्लियर। तो ये जज की डेफिनेशन थी जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में देखा, डिनोट और इंक्लूड। क्लियर। तो डिनोट में हम लोगों ने डेफिनेशन को देख लिया और इंक्लूड में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन को देख लिया। अक्सर यहाँ प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है सेक्शन 20। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो आती है वो सेक्शन 20 की कोर्ट ऑफ जस्टिस आती है। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्यायालय, जहाँ पर न्याय प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले तो बात ध्यान से समझना कि ये न्यायालय का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होता, कोई प्लेस नहीं होता, कोई जगह नहीं होती है। कोर्ट का मतलब सिंपल सा होता है कि जहां पर जजेस अपने जुडिशियल एक्ट को एक्सरसाइज करते हैं या जुडिशियल एक्ट करते हैं, वहां पर वो क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है। तो द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय अ लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। ठीक है, तो ऐसा जज जो क्या करता है अपने जुडिशियली एक्ट को, है ना, जुडिशियली एक्ट को क्या करता है? एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ पर माना जाएगा कि वो क्या कहलाएगा? जज कोर्ट कहलाएगा। ठीक है, और बॉडी ऑफ जजेस, और बॉडी ऑफ जजेस जिसमें ज्यूरीज भी आते हैं और बेंच भी आती है। ठीक है, विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशियली। तो ऐसे जज और बॉडी ऑफ जजेस जब अपने जुडिशियल एक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाते हैं, न्यायालय कहलाते हैं। ठीक है, इसमें केहर सिंह का जजमेंट भी है जिसमें आपने देखा होगा कि एक जेल के अंदर भी कोर्ट को लगा दिया गया था। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा मोबाइल कोर्ट भी चलते हैं। ठीक है, रोड पर जाके जजेस चालानी कार्रवाइयाँ करते हैं, चालानी प्रोसीडिंग करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाते हैं। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब कोई बिल्डिंग या कोई प्लेस नहीं होता है, जहाँ पर जजेस अपने जुडिशियल एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जुडिशियल एक्ट को एक्सरसाइज करते हैं, वही क्या कहलाता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है, न्यायालय कहलाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन इसमें दिया गया कि पंचायत
acting under regulation 1860 of the Madras Code having power to try and determine suit is a court of justice। अगर आपने पीछे वाला प्रोविजन अगर याद हो तो जज वाला, तो उसमें पंचायत मेंबर को जज बनाया गया था और यहाँ पर पंचायत को कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर किया गया कि जो पंचायत होगा, जो है ना पंचायत होगी, ठीक है, इस एक्ट के तहत जो पंचायत एक्ट करती है उसको हमने क्या माना, कोर्ट ऑफ जस्टिस माना है। अब लास्ट आपके पास डेफिनेशन आती है सेक्शन 22 में, जिसको हम लोग कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहलाती है? मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जंगम संपत्ति, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली, ठीक है, फास्टेंड टू द एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है वो कुछ दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी और एक होती है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको मूर्त संपत्ति और इसको हिंदी में कहते हैं अमूर्त संपत्ति। और अगर मूर्त संपत्ति कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो ये भी कैसी होती है, दो तरीके से होती है। दो तरीके से कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। दो तरीके से कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी होती है इनमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आते हैं सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो IPR वाले होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। तो मूर्त का मतलब होता है पर जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, भौतिक अस्तित्व होता है। और भौतिक अस्तित्व या तो मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है या इनमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उनको कहते हैं कि इनकॉर्पोरियल राइट, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे किस में आते हैं, आपके इनकॉर्पोरियल राइट्स में आते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कैसी होती है आपकी, मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो एक कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कैसी होती है, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ऑल काइंड ऑफ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। बस इसमें कौन नहीं आती, तो उन्होंने कहा कि ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड द थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। दो चीजें इसमें है, ठीक है। एक तो लैंड, भूमि, और ऐसी चीजें जो कैसी होती है, अटैच्ड होती हैं, एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, भूबद्ध बोलते हैं इसको। अटैच्ड होती है, जमीन से जुड़ी हुई होती है, वो क्या कहलाती है, भूबद्ध कहलाती है। और परमानेंटली फास्टेंड टू द एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। और बाकी सारी चीजें जो कैसी होती हैं, जकड़ी हुई होती हैं, रूटेड होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी किस्में आती हैं आपकी। देखिए, तो पहले तो समझना है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में ऑल काइंड ऑफ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी आती है, लेकिन बाकी सारी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी मूवेबल में नहीं आती। जो कैसी होती है, जो लैंड होती है, जो अटैच्ड होती है, या परमानेंटली कहीं जकड़ी हुई होती है या चिपकी हुई होती है, ठीक है, उसके परमानेंट बेनिफिट के लिए। तो ये क्या कहलाती है आपकी मूवेबल डेफिनेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यहाँ पर मिल जाएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जंगम संपत्ति, ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आए होंगी। इसके अलावा बाकी सारी डेफिनेशन आपको आगे के लेक्चर में इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। आज आपके लिए क्वेश्चन भी है ना, रॉन्गफुल लॉस। यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस को लेके क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस को लेके क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है कि रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या होता है, ठीक है। रॉन्गफुल लॉस मीन, तो आप